Hello students, welcome again. We are discussing about the cash book, double column cash book having two column, bank column and a cash column. There are some important transaction discussed in the last video and some we are here discussed. Some important transactions related to डबल कॉलम कैश बुक. तो जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक होती हैं उसमें दो कॉलम होते हैं हमारे. डबल कॉलम मीन्स टू कॉलम, वन बैंक अकाउंट एंड अदर कैश अकाउंट. टू कॉलम डेबिट साइड अमाउंट और टू कॉलम ऑफ अमाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रांजेक्शन करते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन रहेगा अमाउंट विड्रॉ किया है बैंक से फ्रॉम बैंक. पर्पज क्या रहा, ऑफिस के लिए नहीं किया, फॉर पर्सनल यूज. मालिक ने संस्था से बैंक अकाउंट से पैसा निकाला अपने पर्सनल पर्पज के लिए. और जब भी ओनर पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है, चाहे कैश निकाले चाहे बैंक से पैसा निकाले, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. तो कल हमने कॉन्ट्रा एंट्री की थी और कॉन्ट्रा एंट्री में हमने क्या किया था कि तो दैट आर ड्रॉइंग्स. कल हमने कॉन्ट्रा एंट्री की थी और कॉन्ट्रा एंट्री में हमने दो कॉन्ट्रा एंट्री ही होती हैं कि जब बैंक से विड्रॉ किया जाए फॉर ऑफिस यूज. लेकिन मैंने यहाँ ऑफिस यूज नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर्सनल यूज लिखा है. तो बेटा इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री. ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. कॉन्ट्रा एंट्री तब होती अगर पैसा निकाला होता फॉर द ऑफिस यूज. दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ मैं. देखो, अगर पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला है तो जर्नल एंट्री देखी क्या होगी. तो जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जर्नल एंट्री होती है. ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम जर्नल की जगह कैश बुक बना रहे हैं. तो कैश बुक में यहां देखिए केवल बैंक ही तो कम होगा, कैश पे तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं. ओनली डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक. कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री तो वो होती है जिसमें बैंक और कैश दोनों पर सेम टाइम इफेक्ट हो, सेम ट्रांजैक्शन से दोनों पर ही इफेक्ट हो, वो कहलाती है कॉन्ट्रा. तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री. अगर विड्रॉ किया जाए फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री क्या होती है? तो एंट्री होती है संस्था में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इट इज कॉन्ट्रा एंट्री. ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए. अगर मालिक ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लेकिन अगर ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पे कैश और बैंक एक कम हुआ है, कैश बढ़ गया है, बैंक कम हुआ है. ये कॉन्ट्रा एंट्री है. इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो ध्यान रखेंगे, जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है बैंक से तो ड्रॉइंग्स आएगा. अब हम केवल बैंक अकाउंट को कम करेंगे. बैंक अकाउंट को कम करेंगे तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाई ड्रॉइंग्स. ठीक है, क्या लिखा जाएगा? बाई ड्रॉइंग्स. सेकंड जो ट्रांजैक्शन है इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक. एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक. ठीक है, इंडोर्स में हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेचान कर दिया है. ठीक है, ये वर्ड भी आपके लिए नया ही होगा हिंदी में भी.
तो इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे व्हाट इज द इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। मान लो ये बिजनेस है हमारा, ठीक है, बिजनेस ने किसी को सेल किया है ए को, ठीक है, बिजनेस ने परचेज किया था बी से, ठीक है, ए को सेल किया, ए कस्टमर है, बी से परचेज किया है, बी सप्लायर है, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि बिजनेस ने बी से परचेज किया है, ए को सेल किया है, ठीक है। अगर ए को जब बिजनेस ने सेल किया तो ए ने चेक दे दिया है 10,000 का, ए ने चेक दे दिया 10,000 का, तो भी बिजनेस के पास 10,000 रुपए का चेक आ गया है। किसने दिया है? ए ने दिया है। अब 10,000 अमाउंट बिजनेस को बी को पे करने थे, यहाँ पे 10,000 पे करना था बी को। अब बैंक ने क्या सोचा कि जो ए से चेक मिला है, क्यों ना मैं इस चेक को ही बी को दे दूं, पेमेंट तो करनी ही है और ए से चेक भी मिला हुआ है हमारे पास, तो क्यों ना इसी चेक से हम पेमेंट कर दे बी को, और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ने क्या किया, ए वाला चेक किसको दे दिया? बी को। इट इज कॉल्ड द इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। जब बिजनेस किसी से मिला हुआ चेक अपने किसी क्रेडिटर्स को, अपने किसी सप्लायर को पे कर देता है, इट इज कॉल्ड द इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। द चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए इंडोर्स्ड टू बी, बी को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब टोटल ट्रांजैक्शन से इफेक्ट देखिए। अब आप ये बताइए मुझे कि इस ट्रांजैक्शन से क्या कैश में कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, कैश में तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये बताइए क्या बिजनेस के बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ना ही तो कैश में इफेक्ट हुआ और ना ही बैंक में इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बिजनेस को तो ए से जो चेक मिला था, बिजनेस ने उसे बी को पे कर दिया, पेमेंट करनी थी बी को, चेक ही दे दिया। बैंक बैलेंस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ बिजनेस के, ना कैश में इफेक्ट हुआ। तो बेटा इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्यों? क्योंकि ना ही तो कैश में कोई इफेक्ट होता है, कोई डिक्रीज इंक्रीज होता है, और ना ही बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट होता है। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और वो एंट्री जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। तो मैं एंट्री भी यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको, जर्नल में क्या एंट्री करनी है। यहाँ से एंट्री देखिए, यहाँ पे एंट्री क्या करनी है। देखो संस्था में ही रखा गया है चेक, बैंक में नहीं भेजा तो चेक इन हैंड आएगा। ए गिवन है यहाँ पे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो बेटा एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000। किससे मिला है? क्रेडिट द गिवर टू ए। फर्स्ट एंट्री जब ए से चेक मिला, सेकंड एंट्री जब बी को पे किया, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी डेबिट द रिसीवर बी। और हमने चेक इन हैंड पे कर रही है, संस्था से जाएगा अब ये, तो टू चेक इन हैंड 10,000 का चेक इन हैंड हमने ट्रांसफर कर दिया है टू बी। ये दो जर्नल एंट्री होंगी हमारी जर्नल प्रॉपर में। यहाँ दोनों ही एंट्री से ये देखिए, ना तो कैश या बैंक डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट हुए। इसका मतलब इन दोनों ट्रांजैक्शंस का हमारी कैश बुक पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। और जर्नल एंट्री ये रहेंगी आपकी। चेक मिलेगा, संस्था में रहा है, तो चेक इन हैंड वर्ड आप अकाउंट ओपन करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट। तो ये था हमारा इंडोर्समेंट
ऑफ ए चेक। जब बिजनेस को किसी से चेक मिलता है, उस चेक को बैंक में जमा ना कराकर किसी अपने क्रेडिटर्स को पे कर देता है, इट इज कॉल्ड द इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। तो अभी आपने देखा कि इंडोर्समेंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं इट इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्जेस। जब हमने जर्नल किया था तो ये वर्ड हमने वहां पे भी किया था, बैंक चार्जेस। बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, और इसके बदले में वो हमसे चार्ज करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अभी जो बैंक है वो एसएमएस की सुविधाएं भेज रहा है, ठीक है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे फ़ोन पे मैसेज आता है बैंक से कि आपके अकाउंट को इतने से डेबिट कर दिया या आपके अकाउंट को इतने से क्रेडिट कर दिया। अब वो जो मैसेज दे रहा है उसके चार्ज लेता है वो हमसे, एंड देट आर कॉल्ड द बैंक चार्जेस। क्या कहलाएंगे वो? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस तो हमें पे करने हैं, अब हमें पे करने हैं बैंक चार्जेस, तो हमारे लिए ये एक्सपेंसेस हुआ, इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बेटा इट इज रिकॉर्डेड द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। और कौन से कॉलम में अमाउंट डालोगे? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में, अकाउंट में बैंक कॉलम में जाएगा, और लिखोगे क्या? क्रेडिट साइड लिखेंगे तो भाई बाई का यूज करते हैं, सीधा लिखो बैंक चार्जेस बाई बैंक चार्जेस, बाई बैंक चार्जेस अकाउंट सीधा लिखेंगे। तो बाई बैंक चार्जेस करके हम बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्जेस ऑन डिसोनर्ड बैंक। अब बेटा डिसोनर्ड बैंक हमने जर्नल में भी किया था, अनादरित हो जाना बैंक चेक का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्जेस ऑन डिसोनर्ड चेक। अगर चेक डिसोनर हो जाता है, ठीक है, अब बैंक को मान लो कोई चेक देता है तो बैंक उसके अकाउंट को चेक करता है, उसके अकाउंट में कितने अमाउंट हैं। अगर वो चेक हो डिसोनर हो जाता है, उसके अकाउंट में उतने पैसे मिलते ही नहीं, या चेक में और भी कोई कारण है, तो बैंक चार्ज करता है, उस पर कुछ चार्जेस लेता है उस चेक के ऊपर, ठीक है। तो डिसोनर चेक पे जितने भी बैंक चार्जेस बनेंगे वो हम उसी चेक की अमाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, मान लो हमने ए से चेक मिला 10,000 का चेक मिला है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए से जब हमें चेक मिला तो हमने अपने बैंक में जमा करा दिया। अब जब बैंक में गया तो डिसोनर हो गया और बैंक ने इस पे 100 रुपीज चार्ज लगा दिए, बैंक चार्जेस। क्योंकि जब चेक डिसोनर होता है तो बैंक के जो एफर्ट होते हैं वो तो नील हो जाते हैं ना, तो इसके लिए, ताकि हर कोई बार बार ऐसा चेक ना दे जो डिसोनर हो जाए, उससे बचने के लिए कुछ पेनल्टी लगाई जाती है और दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। तो हमने माना कि 100 रुपये बैंक ने हम पर चार्ज लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो 100 रुपये बैंक के लगे हैं, ठीक है, बैंक में हमसे 100 जो रुपये लिए हैं, इसमें बिजनेस का कोई फॉल्ट था? बिल्कुल नहीं। ये किस कारण से हुआ? ये ए की गलती के कारण से हुआ। ए ने ऐसा चेक दिया जो डिसोनर हो गया, इसमें बिजनेस का कोई रोल नहीं है। फिर भी बैंक बिजनेस को जानता है, ए को नहीं जानता, क्योंकि बिजनेस ने ही बैंक को चेक दिया है कि हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, ठीक है। तो उस टाइम तो बैंक हमसे ही लेगा, बिजनेस से ही लेगा 100 रुपये, लेकिन बिजनेस किससे लेगा? बिजनेस लेगा ए से, क्योंकि फॉल्ट किसका है? ए का है। तो अब जब हम अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करेंगे डिसोनर की, तो हम लिखेंगे बाई ए
क्रेडिट साइड, और जो बैंक का कॉलम है हम वहां लिखेंगे 10,100। 100 रुपये हम चेक में जोड़ देंगे। जब डिसऑनर होता है तो हम क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। अब भी हम डिसऑनर हो गया, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लेकिन अब बैंक चार्जेस को चेक के अमाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, चेक के अमाउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब भी कोई बैंक चार्जेस होता है डिसऑनर चेक पर, वो बैंक चार्जेस चेक के अमाउंट में ही ऐड करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब हम ए से 10,100 रुपीज लेंगे। ठीक है, जो उसने चेक दिया था वो क्या हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। कोई भी अमाउंट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी सभी को बैंक अकाउंट का पता ही होता है। कंपनी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि पेमेंट तो करनी है, क्यों ना सीधा बैंक में जाके या बैंक से ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑनलाइन भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम फ़ोन पे घर बैठे ही पेमेंट कर देते हैं, तो कंपनी और बिजनेस में जाने की आवश्यकता होती ही नहीं, तो ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड हुआ। ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कोई अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो भाई हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा आएगा। तो कहाँ रिकॉर्ड करें इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ द बैंक। बैंक कॉलम में लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू राम। अगर राम से चेक मिला है तो क्या लिखेंगे, टू राम। और किस कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, बैंक कॉलम में। तो ये ट्रांजैक्शन है कि अगर कोई भी कस्टमर हमें हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देता है तो हम उसका रिकॉर्ड करेंगे टू कस्टमर करके, जो भी पार्टी है उसका नाम करके, और डेबिट में बैंक कॉलम में हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, जो हमने जर्नल में कर चुके हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक जो 6th पॉइंट है वो इंटरेस्ट है। जब भी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेन पॉइंट हमारा आता है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नेचर दो तरह से हो सकता है। एक होता है हमारा इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है, एक होता है हमारा इंटरेस्ट चार्ज्ड। दो कंसेप्ट होती हैं, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट चार्ज्ड। हमें पता है कि जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो है हमारा इंटरेस्ट अलाउड। बैंक ने अलाउड किया है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला है क्योंकि बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट है, तो ये हमारी इनकम हुई, ये हमें रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इनकम होती है, क्रेडिट करेंगे इनकम को। ठीक है, इनकम को तो क्रेडिट करते हैं, बैंक को क्या करें, बैंक को डेबिट करेंगे। तो भाई ये रिकॉर्ड होगा ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और किस कॉलम में, बैंक कॉलम में। ये सारे अभी हमने जितने भी पॉइंट किए सारे बैंक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है बैंक तो वो हमारी इनकम होती है, हमें रिसीव होगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बेटा आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। लिखोगे क्या, टू इंटरेस्ट, लिखना क्या है, टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड
इनकम होती है, रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट करके बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारी बारी आती है इंटरेस्ट चार्ज की। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे, इसका मतलब बैंक इंटरेस्ट ले रहा है हमसे। क्यों लेगा? क्या हमने बैंक से पैसा उधार ले रखा है? यस, यही रीजन हो सकता है। हम बैंक में जब डिपॉजिट कराते हैं तो दूसरी तरफ हम बैंक से लोन भी लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक कंसेप्ट बताई थी आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर का मतलब है कि जितना हमारा बैंक बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा बैंक से ले लेना। ठीक है, मान लो हमारा बैंक बैलेंस जो है 10,000 था, हमें 15,000 की आवश्यकता है। बैंक ने हमें अलाउड कर दिया कि आप हमारे कस्टमर रेगुलर हो, इसलिए हम आपको चलो सुविधा दे देते हैं, 5,000 हमसे उधार ले लो, क्रेडिट ले लो, 15,000 आप बैंक से ले लो। तो 5,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस से ज़्यादा पैसा निकाल लेना। और इस 5,000 पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, ये बिजनेस के लिए भाई एक्सपेंसिस हुआ। चार्ज करेगा तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसिस हुआ। अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंसिस है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। और लिखेंगे क्या हम वहां पे बाई का यूज करके बाई इंटरेस्ट लिखेंगे। लिखना इंटरेस्ट ही है, चार्ज और अलाउड वर्ड नहीं लिखना। अगर आप बाई इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो नॉर्मल सा मीनिंग है कि इंटरेस्ट चार्ज ही है, तो ये चार्ज वर्ड लिखना नहीं है, आप सीधा लिखो बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इसी तरह यहाँ पे भी आपको अलाउड वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अलाउड और चार्ज आपको वर्ड यूज नहीं करने। जब आप बाई और टू का यूज कर रहे हैं कैश बुक में, वहां से इनकी एंट्री से ही पता चल जाता है कि डेबिट वाला जो हमारा जो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है इंटरेस्ट अलाउड है, जो क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ वो इंटरेस्ट चार्ज है। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट है। और इंटरेस्ट तो बैंक से जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेन आइटम हमारा इंटरेस्ट होता ही है। तो इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। कुछ पॉइंट हमने पिछली वीडियो में किए थे, अब ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ये था हमारा इंटरेस्ट अलाउड। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम इसका थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको अभी के अभी याद भी हो जाए। फर्स्ट क्या है हमारा? अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, एंट्री कॉन्ट्रा नहीं है। कहाँ जाएगा? अगर बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो भाई ड्रॉइंग्स है, क्या लिखेंगे? बाई ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन करेंगे। सेकेंड, इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, चेक का इंडोर्समेंट किया। जब भी चेक को इंडोर्समेंट करते हैं एंट्री 2 होती है, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, कैश बुक में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी कस्टमर से मिला चेक, किसी सप्लायर को पे कर देना, इससे हमारे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक अपनी सर्विसेज, जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में बैंक चार्जेस करता है, हमसे चार्ज करता है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस होता है एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस और डिसऑनर्ड चेक। अगर चेक डिसऑनर हो जाता है उस पर बैंक जो चार्ज करता है वो इस चेक के अमाउंट में ही ऐड हो जाता है। बैंक चार्जेस अमाउंट इज ऐड इनटू चेक इटसेल्फ। उसके बाद था हमारा अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक। अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देता है, चेक नहीं देता, सीधा अमाउंट जमा करा देता है, तो बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट के 2 कंसेप्ट है, इंटरेस्ट अलाउड एंड इंटरेस्ट चार्ज। अगर इंटरेस्ट अलाउड हुआ है तो ये रिकॉर्ड होगा हमारा डेबिट साइड में, हमारी इनकम है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा इससे।
अब देखो जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो कैश में नहीं देता, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करा देता है, ठीक है। अभी जब आप देखोगे कि मैसेज आता है फोन के ऊपर कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऐड हो गया है, कैश नहीं देगा, क्या करेगा, बैंक अकाउंट में जमा करा देगा, तो सीधा बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे और इंटरेस्ट चार्ज सीधा बैंक अकाउंट से काट लेता है, हमें जाके देना नहीं पड़ता, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देता है। तो बैंक कॉलम को डिक्रीज कर देंगे बाय बैंक चार्जेस। तो ये थे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश बुक।